नमस्कार। आज हम मानव विकास की उत्पत्ति और उसके संबंध में जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं मानव विकास से संबंधित उसकी उत्पत्ति, उसके उत्पन्न से संबंधित दिए गए विभिन्न वैज्ञानिकों के मतों के बारे में जानकारी बताऊंगा। मानव की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कईयों का मानना है कि जो टर्सरी युग के अंत में 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य का विकास आरंभ हुआ था। जीव विकास वृक्ष में मानव की शाखा 5 लाख वर्ष पूर्व एक ड्रायोपिथेकस प्रकार के वानर रूपी अर्धमानव एपी की शाखा से पृथक हुई थी, जिनके प्रारंभिक रूपों का एक लंबा परिवर्तनशील क्रम था। कुछ विद्वानों ने मध्य एशिया को मानव उद्गम क्षेत्र बतलाया, जैसा कि ग्रिफिथ टेलर ने मध्य एशिया को मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना। इसी तरह ऑसबॉर्न ने तिब्बत तथा मंगोलिया को आदि मानव का क्षेत्र बतलाया। डॉर्ट, कीथ और लीके का मानना था कि आदि मानव का विकास अफ्रीका में हुआ था। गैम्ब्रे ने केवल तिब्बत को मानव प्रजाति के विकास का क्षेत्र अर्थात मानव उद्गम का प्रदेश माना। पंचानन मित्रा के मतानुसार निग्रोइड ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति का मूल प्रदेश भारत था, परंतु नई खोजों के आधार पर यह निश्चित जान पड़ता है कि मानव के पूर्वजों का आदि उद्गम क्षेत्र शिवालिक की दक्षिणी प्रदेश था और बाद में यह उद्गम उत्तर में तिब्बत ऑक्सिस प्रदेश तक फैल गया था। इन तथ्यों से संबंधित जो भी वैज्ञानिक प्रमाण सामग्री प्राप्त हुई है, उनमें से कुछ के संक्षिप्त जो प्रसंग है उनको मैं आज मुख्य रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। भारतवर्ष में हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों की खुदाई करने से बहुत बड़ी संख्या में पशुओं के फॉसिल्स, जीवाश्म और हड्डियां प्राप्त हुई हैं। उन हड्डियों में अनेक प्रकार के वानरों की हड्डियां भी हैं। उनमें अर्धमानवों जैसे सिवापिथेकस, सुग्रीवपिथेकस की हड्डियों के अलावा कुछ जबड़ों की हड्डियां, जिनमें रामापिथेकस की भी है। रामापिथेकस के जबड़ों के अवशेष मनुष्य के जबड़ों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। इस तथ्य से यह बात प्रमाणित होती है कि मानव के मूल पूर्वजों का जो उद्गम क्षेत्र है शिवालिक का दक्षिण प्रदेश मुख्य रूप से रहा था, क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि शिवालिक प्रदेश की जो जलवायु है, वनस्पति आदि का जो वातावरण है, मानवीय वानर या मानवाभिभाव कपी एंथ्रोपोइड एपी के विकास के लिए इस सब प्रकार से अनुकूल था। और हम देखते हैं कि जो ऐसा वातावरण है मायोसीन युग में मुख्य रूप से देखने को मिलता था। मायोसीन के बाद प्लायोसीन युग में की शुरुआत होने पर शिवालिक प्रदेश की जलवायु बदलती है। हिमालय के ऊपर उठने के कारण यहाँ की जलवायु शीत प्रधान होने लगती है और गर्म जलवायु की पेटी दक्षिण की ओर ही रह जाती है। जो गर्म जलवायु की जो पेटी है शिवालिक के दक्षिण में रहने के साथ उसकी वनस्पति भी दक्षिण में रही। गर्म जलवायु और वनस्पति की पेटियां दक्षिण में थी, तो उनके साथ उनमें निवास करने वाले मानवीय वानर तथा कपी मानव अर्थात आदि मानव भी दक्षिण की ओर मुख्य रूप से चले गए। शिवालिक प्रदेश में प्रवास करके आदि मानव दक्षिणी भारत, अफ्रीका, सुंडालैंड अर्थात जावा आदि को चले गए। उस समय भारतवर्ष और सुंडाद्वीप अर्थात जावा आदि एक दूसरे से जुड़े हुए प्रदेश थे। बाद में ये थल सेतु महासागर में डूब गया था और जावा में आदि मानव की हड्डियां भी मुख्य रूप से इसी बात की प्रमाणिक के रूप में मिलती रही है। शिवालिक प्रदेश में शीत प्रधान जलवायु का युग शुरू होने पर आदि मानव की एक शाखा तो दक्षिण की ओर आई थी और दूसरी शाखा उत्तर की ओर तिब्बत की ओर चली गई थी। इस उत्तरी शाखा से उद्भूत पैकिन मानव के अवशेष चीन में मुख्य रूप से प्राप्त हुए थे। आदि मानव का विकास होते होते वर्तमान मानव का रूप पृथ्वी पर मिलता है। वर्तमान मानव में मस्तिष्क और बुद्धि अधिक होने के कारण यह होमो सैपियंस कहलाता है। नए वानर अर्थात कपी की तुलना में आदि मानव अधिक सीधा खड़ा हो सकता था।
इसलिए उसे सीधा खड़ा होने वाला मानव भी कहते हैं। आदि मानव से वर्तमान तक के विकास में कुछ आकृतियों में मुख्य आकृतियाँ निम्नलिखित प्रकार से हैं, जो मैं आपके सामने बता देता हूँ। जिसे पिथेकेनथ्रोप्स, इसकी हड्डियाँ जावा द्वीप में पाई गई थी और इसे आदि मानव समझा जाता था। इस शब्द का अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला मानव, अर्थात यह वन मानुष और वर्तमान मानव के बीच की कड़ी है। इसके कीले लंबे नहीं थे। दूसरा है सिनेनथ्रोप्स, इसकी हड्डियाँ चीन में पेकिंग जो बीजिंग के पास प्राप्त हुई थी। यह आदि मानव अर्थात पिथेकेनथ्रोप्स की बाद का मानव है। उसके शरीर में कई परिवर्तन आ चुके थे और वन मानुष की अपेक्षा इसका मस्तिष्क कुछ बड़ा था। इसकी खोपड़ी का आकार पूर्ण मानव से आदि मानव की अपेक्षा अधिक मिलता जुलता था। ये आदि मानव पत्थर व हड्डी के उपकरण प्रयोग में लाने लग गया था। हाइडेलबर्ग मानव की बात करूं तो जर्मनी में इसके निचले जबड़े की हड्डियां मिली थी। विद्वानों का ये ऐसा मानना था कि ये जो मानव है प्लेस्टोसीन काल के प्रथम हिमयुग आइस एज का है। और ऊपर जो पिथेकेनथ्रोप्स और सिनेनथ्रोप्स जो प्राचीन मानव की अपेक्षा हाइडेलबर्ग मानव वर्तमान मनुष्य के अधिक मिलता जुलता है। रोडेशियन मानव की बात करूं तो इसकी हड्डियां अफ्रीकन में रोडेशिया प्रांत में प्राप्त हुई और ये बहुत ही प्राचीन पूर्वज और वर्तमान मानव के बीच की नस्ल का प्रतिनिधि है। इसके दांत बिल्कुल मानव के दांतों के समान थे। निएंडरथल मानव की बात करूं तो इसके अवशेष पश्चिमी यूरोप में जिब्राल्टर, जर्मनी के डुसेलडॉर्फ प्रदेश में मिले थे। निएंडरथल मानव तो वर्तमान मानव के ठीक पूर्ववर्ती पूर्वज थे और इसकी संरचना पूर्ण मानव होमो सैपियंस से बहुत मिलती जुलती है। अतः हम ये देखते हैं कि प्राचीन मानव के विकास में सभ्यताएं संभवतः दो प्रकार की बाधाएं थी, जिनके कारण वे वर्तमान मनुष्य नहीं बन सके और धीरे धीरे संसार से विलुप्त होते गए। एक बाधा यह थी कि बदलते हुए वातावरण की दशाओं से अपना पूर्ण सामंजस्य स्थापित न कर सके। वर्तमान मानव का विकास निस्संदेह एक विशेष सुविधापूर्ण प्रदेश में हुआ था, क्योंकि वर्तमान मानव प्रजाति के समस्त सदस्यों की शरीर रचना मनुष्य को वन मानुषों से बिल्कुल अलग करती है। अब मैं बात करता हूँ मानव प्रजाति का अर्थ क्या है। तो मानव प्रजाति एक जैविक विचार है जिसका अभिप्राय उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। वह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग हो। मानव प्रजाति के कई वर्ग हैं जिनकी भिन्नताओं का आधार शारीरिक बनावट के लक्षण होते हैं। और यहाँ पर मानव प्रजाति का अर्थ किसी शारीरिक वर्ग या शारीरिक वर्ग से नहीं है, परंतु प्राकृतिक नस्ल से है। किसी भी मानव प्रजाति की जो शारीरिक लक्षण है उस प्रजाति की वर्ग वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में भी मुख्य रूप से जारी रहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति के अर्थ को इस प्रकार से बताया है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। विडाल डी ला ब्लास ने मानव प्रजाति की व्याख्या इस प्रकार से की है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। कोबर ने मानव प्रजाति की शब्द की जो व्याख्या में लिखा है कि यह एक जैविक संकल्पना है और यह कोई सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। हेडन के विचार के अनुसार में मानव प्रजाति एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है और ये प्राकृतिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी तक वैसे ही संक्रमित रहते हैं। मॉन्कहाउस ने अपने शब्दकोश में बताया कि मानव प्रजाति को वंशानुक्रमित होने वाला एक आधारभूत शारीरिक लक्षणों की समानता वाला वृहत जन वर्ग मुख्य रूप से बतलाया है। अतः हम प्रजाति का अर्थ इस प्रकार से मानव वर्ग से है कि जिस वर्ग में मनुष्य की शारीरिक रचना के कुछ बाहरी लक्षण जैसे शरीर का कद है, त्वचा का रंग है, सिर की लंबाई चौड़ाई, बालों की आकृति, नेत्र की आकृति और रंग, होठों की लंबाई, होठों की मोटाई, नाक का चपटापन या नुकीलेपन इत्यादि समान जैसे हो तथा उनके रक्त वर्ग भी एक जैसे हो, समान प्रकार की शारीरिक लक्षणों और रक्त गुणों को
मानव वर्ग की आगामी संतति में भी वैसे ही शारीरिक लक्षण और रक्त गुण बहुत ही पीढ़ियों तक चले जाते हैं। और ये जो विशेषताएं शरीर की जिन अवयवों के द्वारा आगे चलती हैं उनको जीनीज कहते हैं, और जीनीज के कारण ही मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क बनते हैं। अब मैं मानव प्रजाति के विकास के कुछ कारण हैं उनको बतलाना चाहूँगा। मानव प्रजाति की शारीरिक रचना के बाहरी गुणों के अंतर उत्पन्न करने वाले कई कारण हैं, जिनमें चार मुख्य रूप से कारक जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जलवायु परिवर्तन, ग्रंथि रस के द्वारा परिवर्तन, छांट और जैविक परिवर्तन, प्रवास द्वारा प्रजातियों का जो मिश्रण होता है उसके ये ऐसे चार महत्वपूर्ण कारक हैं जो मानव प्रजाति के शारीरिक रचना में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। सबसे पहले मैं जलवायु परिवर्तन की बात करूं तो मानव प्रजातियों का विकास प्राचीन युग में तब से हुआ था जब उसके ऊपर ऐसी ही प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता था जैसी शक्तियां पशुओं के विकास को नियंत्रित करती हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों में सबसे अधिक प्रभावशाली जलवायु था, और एशिया महाद्वीप के जीवधारियों के विकास में जलवायु का कितना प्रभाव रहा है इसके कई वैज्ञानिकों ने विश्लेषण भी मुख्य रूप से किया है। जैसे जो लोग उष्ण कटिबंध में ठहरे थे वे काले थे, लंबे सिर, मोटे होठ वाले बने रहे। जो उस समय मध्य एशिया में रह गए थे उनका रंग कुछ उजला और कुछ चौड़ा रहा था। जलवायु का जो मुख्य रूप से प्रभाव हम देखते हैं तो प्लेस्टोसीन युग में 5 हिमयुग हुए थे। इनके बीच में गर्म जलवायु के पक्ष भी थे, और वैज्ञानिक लोग ऐसा इनको महान हिमयुग के रूप में जानते हैं। टेलर का मुख्य रूप से हम ये मत देखते हैं कि समस्त मानव प्रजाति का विकास उस समय मध्य एशिया में हुआ था, जबकि वहाँ की जलवायु गर्म थी। उत्तर काल में मध्य एशिया एक स्टेपी प्रदेश था जिसके उत्तर में वन पेटी भी थी, तथा दक्षिण में पहले रेगिस्तान और फिर वन थे। उस काल में आदिम लोग सब शिकारी थे, जंगली पशुओं तथा जंगली फलों द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। हिमयुग के प्रारंभ होने पर वन और स्टेपी प्रदेश दक्षिण की ओर खिसक गए। मनुष्य भी अपने भोजन सामग्री के खिसकने के कारण दक्षिण की ओर उत्तर उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को प्रवास मुख्य रूप से कर गया। हजारों वर्षों के बाद जब जलवायु में ठंडी दशाएं धीरे धीरे समाप्त हुई और मध्य एशिया में गर्म जलवायु होने के कारण जो वनस्पति तथा जंतुओं की पेटियां फिर उत्तर की ओर खिसक गई। मानव प्रजातियों का बहुत बड़ा भाग वापस लौटा, परंतु कुछ कबीले वहीं ठहरे, और दक्षिण उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की जलवायु अब बहुत अधिक गर्म हो गई थी। इस उष्ण जलवायु का जो प्रभाव वहाँ ठहरी हुई मानव प्रजातियों की शारीरिक रचना पर भी पड़ा, और जो तेज़ गर्मी धूप के कारण त्वचा का जो रंग है काला होने लगा। इस प्रकार सर्वप्रथम प्रजातीय जो भिन्नता है वो उसका वहाँ आरंभ हुआ। जब ये जलवायु का जो परिवर्तन होता है वो लगातार वहाँ हमको देखने को मिलता है। जलवायु का जो मुख्य जो प्रभाव है वो त्वचा के रंग पर होता है। उष्ण कटिबंध में निवास लोगों में श्याम रंग के कारण श्याम रंग के कण बनने लगते हैं, जिसके कारण सूर्य ताप से रक्षा होती है। इसलिए अधिक सूर्य ताप वाले प्रदेशों में लाखों वर्षों व्यतीत करने पर मानव प्रजाति में त्वचा का रंग काला हो गया। उष्ण प्रदेश में रहकर निग्रो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के शारीरिक लक्षण जलवायु के अनुसार विकसित होते हो गए। इस प्रकार विभिन्न जलवायु के वातावरण का प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ियों में भी वंशानुक्रम से चलता गया। ग्रंथि रस के प्रभाव की मैं बात करूं तो जलवायु उत्तेजना का प्रभाव मनुष्य के शरीर में रस निकलने वाली ग्रंथियों पर भी होता है, और शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे कुछ रासायनिक तत्वों हार्मोन्स का क्षरण होता है। इन ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड तथा गुर्दों के समीप की एड्रिनल ग्रंथि मुख्य रूप से इनमें भूमिका निभाती है। आर्थर कीथ का मानना है कि पीयूष ग्रंथि का असाधारण विकास होने पर थोड़ी, नाक और भौं बहुत बड़े हो जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथियों का प्रभाव त्वचा के रंग पर भी होता है। प्राचीन काल के मानव का जो आरंभिक काला रंग इस ग्रंथि के प्रभाव के साथ साथ बदलता गया। थायराइड ग्रंथि यदि छोटी रह जाती है तो उससे मनुष्य का कद छोटा रह जाता है, और नाक और केस जो है बाल वो अविकसित रह जाते हैं, तो उससे मनुष्य का तथा चेहरा इससे सपाट रहता है। मंगोल जाति के मनुष्यों में इस प्रकार के लक्षण मुख्य रूप से होते हैं।
अफ्रीका के पिग्मी हैं, बुशमैन हैं, हॉटेंटॉट हैं आदि जातियाँ भी छोटे कद की मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। मध्य एशिया में एक युग की जलवायु गर्म और तर थी, दूसरे युग में ठंडी और तर थी। इस परिवर्तन से ग्रंथियों और हार्मोन्स में परिवर्तन हुए, जिसके कारण शरीर और चेहरे की आकृतियाँ भी बदली। इस प्रकार निग्रो से मेडिटेरियन प्रजाति बनी। इसके द्वारा जलवायु शुष्क होगी, जिससे ग्रंथियाँ प्रभावित हो और चौड़े सिर तथा सीधे बाल वाली अल्पाइन और मंगोलॉइड प्रजातियों का विकास हुआ। छांट तथा जैविक प्रजातियों की बात करूं, परिवर्तन की मैं बात करूं तो किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तत्वों में मिल जाते हैं और ये आगे पीढ़ियों में भी लगातार बने रहते हैं, जारी रहते हैं। परंतु यह जो शारीरिक लक्षण सबसे आरंभिक काल के मानव में थे, वे बिना किसी परिवर्तन के अब भी उनमें मौजूद हैं। वास्तव में हम प्रत्येक मानव के लक्षण प्राकृतिक छांट के द्वारा ही इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। छांट का सबसे मुख्य जो कारण है वो प्रवास है। किसी विशाल मानव वर्ग में विभिन्न प्रकार के प्रवास और बुद्धिबल मनुष्य की होते हैं। जब किसी मानव वर्ग का प्रवास होता है तो मार्ग में बहुत सी बाधाएं और खतरे आते हैं। वे कमजोर व्यक्तियों को छोड़ देते हैं और दूसरों को आगे बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार दीर्घकालिक जो प्रवास के द्वारा जो शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, उदाहरण के लिए मेडिटेरियन प्रजाति प्रवास करके उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पोलिनेशिया गई और वहाँ उन प्रदेशों में दीर्घकालीन निवास के बाद उनके शारीरिक लक्षणों और निसर्ग में कुछ परिवर्तन मुख्य रूप से देखने को हमें मिलते हैं। चौथा और आखिरी जो हम देखते हैं प्रजाति मिश्रण है। प्रवास के द्वारा प्रजातियां विभिन्न महाद्वीपों को जाती हैं। कभी आक्रमण के लिए और कभी उपनिवेश बसाने के लिए प्रजातियां मिलती रहती हैं। पारस्परिक जो संपर्क से विभिन्न प्रजातियों के पारस्परिक विवाह संबंध और मिश्रित प्रजातियों का जो विकास हो गया, काली और गोरी प्रजातियों का मिश्रण इसका स्पष्ट उदाहरण है। अमेरिका में नॉर्डिक अल्पाइन नेग्रोइड प्रजाति भी एक नई मिश्रित प्रजाति देखी जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि संसार में 4 कारणों से संसार की विभिन्न प्रजातियों का मुख्य रूप से विकास हुआ और मानव प्रजातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।